दोस्तों रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर वी और आरएम एक यूट्यूब शो में नजर आए हैं जहां उन्होंने ढेरों बातें करी और हमारे वी ने मेंशन करा कि वो इस यूट्यूब शो पे आना चाहते थे। जब वो मिलिट्री में थे तभी वो यहां आना चाहते थे और फाइनली अपने आरी रंग एल्बम की प्रमोशन के लिए आरएम और वी दोनों ही यहां पहुंच गए। इसमें दोनों ने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बातें शेयर करी है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पूरे इंटरव्यू में दोनों मेंबर्स ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शो के होस्ट आरएम और वी का वेलकम करते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं, मैं आप लोगों को सच में ये नहीं बता सकता कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ या फिर मैं जागा हुआ हूँ। मुझे लगा था कि एक भी बीटीएस मेंबर से मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर ऐसे आप लोगों के साथ में बैठना और आप लोगों से बात करना सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फील हो रहा है अभी। तो आज यहाँ हमारे साथ बीटीएस मेंबर आरएम और वी हैं। तो ये दोनों भी हेलो कहते हैं। आरएम कहते हैं हेलो मैं बीटीएस से आरएम हूँ, फिर वी कहते हैं कि मैं वी हूँ। आरएम, हमारे लास्ट कमबैक को काफी समय हो गया है और ये वो चैनल है जिसपे मैं और वी सबसे ज्यादा आना चाहते थे। वी, हाँ मैंने वादा किया था, मैंने मिलिट्री में रहते हुए ये वादा किया था। आरएम, फिर तो आपको इस वादे को रखना होगा। वी, हाँ मैं इसमें 100% आना चाहता था और मैं इनसे किए हुए प्रॉमिस को भी तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं अभी यहाँ हूँ। तो होस्ट कहते हैं पर मिलिट्री में की हुई प्रॉमिस बहुत आसानी से तोड़ी जा सकती है। आरएम, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अपने बातों को रखते हैं। होस्ट, ऑफ कोर्स। आरएम, और हम यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड भी फील कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि फाइनली हम इस स्टूडियो को देख रहे हैं। मैं हमेशा इसके बिहाइंड द सीन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहता था। तो होस्ट कहते हैं मुझे भी बहुत ही ज्यादा थ्रिल वाला फील हो रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ हो। इसी वजह से मैंने आप दोनों के लिए कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर करा है और इसे यहाँ रखते हुए मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। तो ये वाला है नामजुन के लिए। आरएम, थैंक यू। और ये वाला है तेयोंग के लिए। तो वी भी उन्हें थैंक यू बोलते हैं। वी, क्या हम इसे अभी खोल सकते हैं? होस्ट, बिल्कुल, आप इसे खोलकर सभी को दिखाओ। तो दोनों यहाँ बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होकर गिफ्ट्स को देखने लगते हैं कि उसमें क्या है। आरएम, ये क्या है? तो होस्ट बताते हैं कि ये एक ऑटोमेटिक पेंसिल शार्पनर है। तो आरएम कहते हैं कि वाव, ये तो बहुत ही रोमांटिक है, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एक पेंसिल शार्पनर। और मुझे ये आर्टिस्ट किम वॉन्कर बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही इसमें एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सा टाई भी है। इसके डॉट्स ही इसके सिग्नेचर है। मैं इसे किसी अच्छे दिन पे पहनूंगा। मेरे पास सच में कोई भी टाई नहीं है। होस्ट, सच में? आरएम, हाँ ये मेरी पहली टाई है। होस्ट, क्योंकि जब आप फिल्म या शोज देखते हो तो लोग वहाँ किसी भी रिश्ते को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो इसे मेटाफोर्स की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कि एक बर्गर की प्रिंट वाली टाई पहनना बर्गर जॉइंट पार्टी के दौरान। मुझे लगता है कि ये थोड़ी क्लासी है। आरएम, क्या मैं इस लेटर को भी दिखा सकता हूँ? होस्ट, हाँ बिल्कुल। तो आरएम यहाँ उस लेटर को भी दिखाते हैं और फिर वी कहते हैं कि मुझे एक घड़ी मिली है। इसके साथ ही उन्हें कुछ रिकॉर्ड्स भी मिले थे। ये हांक मोबली की सैक्सोफोन रिकॉर्ड्स थे। और वी यहाँ कहते हैं एक्चुअली मेरे घर पे मैंने एक स्पेस भी इसके लिए सेटअप करा है जहाँ मैं ये सारे रिकॉर्ड्स रखता हूँ, तो इसके लिए आपका थैंक यू, मैं इसे भी डिस्प्ले करूँगा। तो होस्ट कहते हैं मैं खुद से अच्छे आर्टिस्ट के बारे में जानकारी जुटा सकता था, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पहले से ही उनके रिकॉर्ड्स पड़े हो, तो इसीलिए मैंने वी के जैज टीचर से पूछा। मैंने सुना था कि वो आपके जैज टीचर हैं। वी, हाँ वो मेरे जैज टीचर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे कुछ ऐसा सजेस्ट करो जो कि वी को पसंद आए। वी, ये मुझे सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आया, और क्या मुझे अब ये पोस्ट कार्ड पढ़ना चाहिए? तो फिर वी होस्ट के लिखे हुए उस पोस्ट कार्ड को पढ़ते हैं। होस्ट ने लिखा था, पिछली साल जब हम खाना खाने गए थे, इवन ये हमारी पहली मुलाकात थी, पर उस कंफर्टेबल चुप्पी ने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया। मुझे ऐसा फील हुआ कि हमने उस साइलेंस के दौरान भी ढेरों स्टोरीज एक दूसरे के साथ शेयर कर ली हो। मैं हमेशा ही किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार माहौल को समझने की कोशिश करता रहता हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अपनी पूरे लाइफ में फिर कभी भी ऐसा अनुभव तो नहीं होगा। तो मुझे ये एक्सपीरियंस करवाने के लिए आपका थैंक यू, और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि मैंने इसे आपके साथ साझा किया। आप हमेशा हेल्दी रहो। ये सॉन्ग एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ता है। टुमारो लव बाय ली हू जोंग। फिर होस्ट कहते हैं ये सच में बहुत ही अच्छा लिखा गया है। तो यहाँ हमारे आरएम ने भी होस्ट के लिए एक लेटर लिखा था, तो होस्ट उसे पढ़ते हैं। इस पे आरएम ने लिखा था, हैप्पी न्यू ईयर। मैं बहुत ही लंबे समय से दूर से ही आपकी प्रशंसा करता आया हूँ और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो ये अभी एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ सब कुछ छोटा और तेज होता जा रहा है, पर आपके जो शब्द है वो एक बहुत ही ज़्यादा लंबे और डीप इम्प्रेशन छोड़ते हैं।
मुझे विश्वास है कि आप जो भी सुख दुख और स्नेह साझा करते हैं वो सब एट द एंड आप तक वापस पहुंचेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कैमरे के पीछे भी आपका ये लाइफ और आपका ये लव उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होगा। और एक फ़ैन और एक छोटा भाई होने के नाते मैं आपको एक गहरा ग्रैटिट्यूड, अफेक्शन और एक स्ट्रेट काइंडनेस भेज रहा हूँ, नामजुन। और यहाँ आरएम ने एक सॉन्ग भी मेंशन करा था, कैमरन विंटर का। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सॉन्ग है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये एक ऐसा सॉन्ग है जो मैं इन दिनों बहुत ही ज़्यादा सुन रहा हूँ और मैंने सोचा कि आपको भी ये अच्छा लगेगा। तो होस्ट कहते हैं मैं सच में इसे सुनूंगा। इसके साथ ही आरएम ने कुछ और सॉन्ग्स भी रिकमेंड करे थे इस लेटर के थ्रू। और इसके बाद आरएम होस्ट के दिए हुए लेटर को पढ़ते हैं जो होस्ट ने आरएम के लिए लिखा था। मान लीजिए कि दो लोगों ने आग की खोज की। मैं शायद इसे कहीं छिपा कर रख देता और अपने प्रॉफिट को काउंट करना भी शुरू कर देता, लेकिन आप कोई ऐसे हो जो इसे बहुत ही ज़्यादा सावधानी से बाहर निकालते और पूरी दुनिया के साथ इसे साझा करते। तो मैं हमेशा ही आपकी शांति की कामना करता हूँ और मैं आपको एक ऐसा सॉन्ग सेंड कर रहा हूँ जो मेरे लिए किसी आग की खोज की तरह है। और फिर आरएम कहते हैं और इसके बाद इन्होंने 10 कैंप फायर की तरह दिखती हुई आग को भी ड्रॉ करा है। ये सच में बहुत क्यूट है। तो ये रिकमेंड की हुई सॉन्ग थी शोल इलेक्ट्रॉनिक बैंड की। आरएम कहते हैं मुझे ये सच में बहुत पसंद है। और फिर आरएम कहते हैं आपने इस लेटर को सच में बहुत ही अच्छे से लिखा है वी। मुझे लगता है कि सच में आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे आपकी लिखी हुई ये लेटर सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आरएम मुझे लगता है कि ये मेरी पहली लेटर है जो मैंने इस साल रिसीव करा है। थैंक यू सो मच। फिर यहाँ होस्ट कहते हैं मैं सच में इसे कहना चाहता हूँ। एक रीज़न है कि पूरी दुनिया के लोग बीटीएस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर पर्सनली वो लोग जो अपने 20s और 30s में हैं, जब वो देखते हैं कि नामजुन ने क्या खरीदा है, उन्हें क्या पसंद है, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं और क्या वो किसी आर्ट म्यूजियम में जा रहे हैं। इवन अगर आर्टिस्ट खुद भी लोगों को बोले कि आप आओ और आकर मेरे इस आर्ट को देखो, तो मुझे लगता है कि शायद लोग उसे देखने नहीं जाएंगे। पर मुझे ऐसा फील होता है कि आप हमारे उस कल्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसके लिए आरएम थैंक यू बोलते हैं। सच कहूँ तो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आए या फिर मुझे एक बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट मिल जाए तो भी मैं लोगों को इन चीज़ों को नहीं बोलता, क्योंकि मैं उन चीज़ों को सिर्फ अपने लिए रखना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसे दूसरों के साथ शेयर करूँगा तो मैं यही सोचता हूँ जैसे कि जिस गाने को मैंने इतनी मेहनत से खोजा है मैं उसे दूसरे के साथ क्यों शेयर करूँ। पर नामजुन सच में सारी चीज़ें शेयर करता है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक बहुत ही अच्छे इन्फ्लुएंस का। आरएम पर सच कहूँ तो आपके व्लॉग्स को देखकर आप भी कभी कभी चीज़ों को शेयर करते हैं, जैसे कि जब आपने अपने शौकेस को खरीदा। इवन आपने शोंग बुल्क डोंग कैफ़े को भी शेयर करा, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आपके ब्लॉग्स को देखते हुए मैं आपसे एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। मैं उन जगहों पे भी गया जहाँ आप जा चुके हो। आप ऐसा कहते हो पर मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक मुझसे सहमत हैं। तो होस्ट कहते हैं कि असली जो बहुत ही ज़्यादा अनमोल चीज़ है उसे शेयर नहीं करते हैं। आरएम हाँ वो बात तो है, लेकिन जिन जगहों पे मैं सबसे ज़्यादा जाता हूँ उनके बारे में मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से बातें करता हूँ, क्योंकि फिर मैं अच्छे से कंफर्टेबली वहाँ घूम नहीं पाऊँगा अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया तो फिर यहाँ हमारे वी कहते हैं मुझे लगता है कि आप दोनों के टेस्ट मिलते जुलते हैं। आरएम हाँ कुछ मायनों में हमारी सोच मिलती जुलती है। फिर वी कहते हैं कि मैंने आरएम को इसे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली लिखते हुए देखा है, पर मैंने सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर लिखा और एक सॉन्ग की रिकमेंडेशन लिखी है। इसी वजह से लगता है वी बहुत ही सोच कर अपने लेटर को उन्हें दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने लेटर में सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर ही लिखा था और एक सॉन्ग लिखी थी बस। वी उस सॉन्ग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा सॉन्ग है जिससे आजकल मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो रखी है, और वो सॉन्ग थी कॉन्ग जिन हास की समथिंग रॉन्ग। और वी यहाँ बताते हैं कि कल सुबह के 4 या 5 बजे मैं इस सॉन्ग को गा रहा था। मुझे सच में ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं इसे आजकल बहुत ही ज़्यादा गाता हूँ। फिर यहाँ होस्ट कहते हैं जैसे कि मैंने तैयोंग के लिए लेटर लिखा था, मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं पढ़ा था। जब दो लोग शांति से बैठे होते हैं तो उसमें से एक पर्सन ऐसा होता है जो अपनी चुप्पी को थोड़ी जल्दी से तोड़ता है, और वही पर्सन दूसरे पर्सन को ज्यादा पसंद करता है। शेर को जंगल का राजा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो कभी भी अपने ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, वो कभी भी इस चीज का शो ऑफ नहीं करता। तो जब मैं पहली बार वी से मिला और मैंने उनसे बातचीत की, आमतौर पर जब मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ होता हूँ जिनसे मैं अभी अभी मिला हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपको ठंड लग रही है। अगर वो कह दे कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है तो भी मैं हर 3 मिनट में उनसे ये बात पूछता रहता हूँ क्या आपको ठंड लग रही है।
तो क्या आपको गर्मी लग रही है? क्या सब कुछ ठीक है? तो मैं अक्सर इस तरह के सवाल पूछता रहता हूँ। लेकिन उस दिन जिस दिन मैं तैयोंग से मिला था, तो तैयोंग ने मुझसे कहा, मुझे किसी के भी सामने बहुत धीरे धीरे बोलने और चुपचाप बैठे रहने की आदत है। तो क्या ये आपके लिए सही है? और सच कहूँ तो मैं दोनों ही स्थिति में हाँ ही बोलता। लेकिन वी के उस बात को सुनकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा शांति मिली थी और मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा। तो यहाँ आर्यन कहते हैं, मैं पूरी तरह से आपका मतलब समझ सकता हूँ। चुप्पी तोड़ने की शुरुआत भी हमेशा मैं ही करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, तैयोंग की आवाज़ वाकई बहुत ज़्यादा गहरी है और मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा इतना पसंद किया जाता है। ये सचमुच उस शेर की तरह है जो सबके बीच लेट सकता है, क्योंकि उसे कभी भी अपने पावर की शो ऑफ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ हमारे वी कहते हैं, क्योंकि हम शेरों के बारे में बात कर रहे हैं और ये अभी एक बहुत ही बड़ी टॉपिक बनी हुई है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, एक लायन या एक टाइगर। इसी बात पे मेरे एक दोस्त से मेरे 3 घंटे तक डिबेट चली थी। आर्यन, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोग किस कंक्लूजन पे पहुँचे? तो वी यहाँ दोनों से पूछते हैं, आपको क्या लगता है? तो होस्ट कहते हैं, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लायन एक भालू से लड़ रहा था और एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक लायन एक टाइगर से लड़ रहा था और मुझे लगता है कि कंक्लूजन ये था कि टाइगर जीता था। तो आर्यन कहते हैं, मुझे भी यही लगता है। तो हमारे वी यहाँ कहते हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन टाइगर की पावर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो अक्सर ही अपने शिकार के गर्दन को पकड़ता है अपने ओपोनेंट को एक ही बार में खत्म करने के लिए। वो आमतौर पे गर्दन पे ही हमला करता है। लेकिन जैसा कि शेरों के तो बहुत ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या इससे नुकसान काफी कम नहीं हो जाएगा अगर टाइगर शेर के गले को पकड़ना चाहे तो मैंने अपने दोस्त से इस तरह की बातों पे बहुत ही ज्यादा डिबेट करा, पर कोई भी जानवर बाघ जितना तेज तो नहीं भागता। अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे बात करें तो शेर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो वो उसके पाउज में होता है, उसके पैरों में। पर टाइगर के पास 4 व्हील ड्राइव की पावर है, जिससे टाइगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसलिए मैं भी टाइगर के टीम में ही हूँ, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लायन के टीम पे हैं। फिर यहाँ होस्ट कहते हैं, वैसे हमने कुछ ऑर्डर भी करा है और हम उसके आने का वेट कर रहे हैं। क्या आप लोगों के कोई पसंदीदा फूड है? तो यहाँ वी कहते हैं, क्या ये सिंगल ऑर्डर डिलीवरी है या फिर हम अलग अलग जगहों से ऑर्डर कर सकते हैं? तो इसे सुनकर आर्यन बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। फिर यहाँ वी बताते हैं कि मैं बहुत सारी डिलीवरी फूड्स खाता हूँ, मतलब वो बाहर से ऑर्डर करके ही खाना खाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ होस्ट कहते हैं कि हम जांगचुंग डोंग के क्लोज हैं अभी। मुझे पता है यहाँ पे ढेरों जोगबाल प्लेसेस हैं। फिर यहाँ होस्ट ऑर्डर करने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुछ अच्छी चीजें ही ऑर्डर करूँगा। तो यहाँ होस्ट ने ऑर्डर की है जोगपाल, मागुक्सु और कोला। और फिर यहाँ होस्ट एक सवाल पूछते हैं कि घर में जो सबसे बड़ा भाई या बहन होता है वो क्यों परेशान हो जाता है, वो क्या साझा करते हैं? क्या हम तीनों यहाँ घर में सबसे बड़े भाई हैं? तो वी और आर्यन दोनों ही कहते हैं हाँ। वी भी कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूँ और आर्यन भी कहते हैं हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। तो होस्ट कहते हैं हाँ मैं भी अपने घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरा एक दोस्त है जिसके 2 सिबलिंग्स है और वो दोनों में से सबसे छोटा है और मुझे लगता है कि इसे ट्रायल एंड एरर कहा जा सकता है। तो मॉम डैड ने अपने सबसे बड़े बच्चे का एलिमेंट्री स्कूल जाने तक अच्छे से पालन पोषण करके पहला चरण पूरा किया। फिर उन्होंने दूसरे बच्चे को एलिमेंट्री स्कूल तक बढ़ते हुए देखा और फिर मेरे फ्रेंड पैदा हुए। इसीलिए मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो उनका पालन पोषण बहुत ही ज्यादा फ्रीडमली हुआ, लेकिन मेरी परवरिश उनसे बहुत ही अलग तरीके से हुई थी। आर्यन, हाँ क्योंकि उस वक्त आपकी मॉम भी पहली बार मॉम बनी थी। तो होस्ट कहते हैं हाँ, लेकिन ये तो मेरा पहला लाइफ एक्सपीरियंस है। तो क्या मैंने कहा था कि मुझे पैदा होना है? और इसे सुनकर वी और आर्यन दोनों ही हंसने लगते हैं और वी यहाँ कहते हैं ये तो बहुत बुरा साउंड है। तो होस्ट कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कभी बोला नहीं है। आर्यन यहाँ कहते हैं ये सबसे ज्यादा दुख पहुँचाने वाली कमेंट थी। होस्ट, खैर मैं सबसे बड़ा हूँ इसीलिए मुझे याद है कि मैं ऐसी बातों से परेशान हो जाता था। तो यहाँ हमारे आर्यन कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो बहुत बचकानी हरकतें करता था, जैसे मैं दरवाजे को बहुत जोर से बंद कर देता था और ऐसा दिखावा करता था कि हवा ने ऐसा किया है, या फिर स्टोर रूम से सामान ढूंढते वक्त गिरने की नाटक करना और अपने मॉम डैड से सहानुभूति पाने के लिए आउच कहना कि मुझे जोर से चोट लग गई, और फिर इसके बाद एयरफोन्स लगाकर उन्हें नज़रअंदाज करना या फिर उनके साथ बाहर जाकर खाना खाने से इनकार करना। मैं बहुत बचकानी तरीके से मना किया करता था, लेकिन मैं हमेशा हार जाता था क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के खिलाफ कभी नहीं जीत सकता था। तो यहाँ हमारे वी कहते हैं मैं अपने मॉम डैड से ज़्यादा झगड़ा नहीं करता था, पर मैं अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लड़ता था। तो आर्यन कहते हैं कि हाँ वी के 2 छोटे भाई बहन हैं। वी, हाँ मैं भी 3 भाई बहन में से एक हूँ। मेरी छोटी बहन जो है वो मेरे पूरे जॉइंट फैमिली में इकलौती लड़की है
तो जैसा कि वो एक लौती बेटी है इसीलिए हमेशा ही उसे ब्रांडेड कपड़े मिलते थे। आर्यन, ओ बाबा, ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। होस्ट, वैसे हम किस तरह के ब्रांड्स की बात कर रहे हैं? वी, प्रो स्पेक्स की तरह, आसिक्स की तरह, लोकोक, हिबिस्कस? आर्यन, अरे बाप रे, ये सब तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। वी, जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे सुप्रीम, नाइस, मैं इन्हीं के कपड़े पहनता था और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अपनी बहन की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर मुझे अपने कपड़ों के बारे में बुरा लगने लगा। होस्ट, हाँ, आप ऐसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकते। आर्यन, लेकिन अब आप अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, है ना? तो वी यहाँ कहते हैं, मैं उसकी बहुत अच्छी देखभाल करने की कोशिश करता हूँ। तो होस्ट यहाँ कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल का छोटा था और मुझे उससे बहुत जलन होती थी। हमें बिल्कुल एक जैसे स्कूटर्स मिलते थे, तो मैं चाहता था कि मेरा साइकिल उससे अच्छा हो। और आप तो जानते हैं जैसे पुराने साइकिल्स में कैसे लाइट्स लगी हुई रहती थी, तो हमेशा मैं चाहता था कि मेरे छोटे भाई की जो साइकिल पे लाइट है वो जल्दी खराब हो जाए। और इसे सुनकर आर्यन और वी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। होस्ट यहाँ कहते हैं, मैं उसके पहिए को घुमाता रहता था कि इसकी लाइट जल्दी खत्म हो जाए, पर फिर बाद में मैं भूल गया कि किसकी साइकिल कौन सी थी। तो आर्यन कहते हैं कि अगर आप इतनी मेहनत किसी और चीज में करते तो क्या ही होता। तो वी यहाँ कहते हैं, 90s के किड्स तो इसे जरूर ही जानते हैं। क्या आप लोग एस बोर्ड के बारे में जानते हैं? होस्ट, हाँ बिल्कुल, एस बोर्ड। वी, हाँ, ये कुछ ऐसा होता है जिसे आप अपने पैरों से चलाते हैं। और मैं अपने भाई बहन से भी तेज दौड़ना चाहता था, लेकिन और ज्यादा तेज जाने के लिए आपको और ज्यादा हिलना डुलना पड़ेगा। और इसी तरह बहुत ज्यादा तेजी से जाने के कारण मैं गिर गया और मैं बहुत बुरी तरह से गिरा था और मेरा बैठने का तरीका भी बड़ा ही अजीब था। तो यहाँ होस्ट कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उन पलों से बहुत कुछ सीखा है। अभाव, पछतावा और नकारात्मक भावनाओं जैसी चीजें सब कुछ मैंने उन वक्त से सीखी है। तो ये सब चीजें अपने भाई बहनों से सीखना काफी ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हम अजनबियों से सीखें। फिर होस्ट यहाँ कहते हैं, आप दोनों से ही मेरा एक सवाल है। अपने एल्बम और प्रमोशन की तैयारी शुरू करने से पहले क्या ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में आप आजकल बहुत ज्यादा जुनूनी है? आर्यन, जैसे किसी दुविधा के बारे में। मैंने सुना है कि आप इसके बारे में सोचते हो। होस्ट, अरे हाँ बिल्कुल, जब मैं एक बार वी से मिला था और मैं इनके साथ खाना खा रहा था, तब वी ने इस बात को मेंशन करा था कि वी की मल्टीपल पर्सनालिटीज है। जैसे कि जब वो गेम खेलते हैं तो एक और ही पर्सन उनके अंदर से निकल आता है। तो हमने मल्टीपल पर्सनालिटी के बारे में एक ब्रीफ बातचीत करी थी। वी, हाँ मुझे याद है। होस्ट, कभी कभी मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो जाता हूँ, तो मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ। तो मुझे इस तरह के अलग अलग पर्सनालिटीज का मौजूद होना काफी उलझन में डाल देता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने इन सब बातों को स्वीकार करना सीख लिया और अब मैं कह सकता हूँ, हाँ मेरे 2 पहलू हैं। तो आर्यन कहते हैं, हाँ दरअसल हमारी एल्बम में भी दुविधा पे आधारित एक गाना है। इसके बोल में एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं पहले इस दुविधा की अवधारणा को लेकर बहुत ही ज्यादा जुनूनी हुआ करता था, हालांकि मैं इसे लेकर कभी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया। मुझे लगता है कि मैंने चीजों को बहुत सारे अलग अलग तरीकों से देखने की कोशिश की, क्योंकि इसे केवल 2 पक्ष के रूप में ही सोचना कभी कभी बहुत ही दुखद भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो मैं सोचता था कि पहले खूबसूरत और बदसूरत हमेशा एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो एक साथ जुड़े होते हैं। अगर ये दूसरी तरफ हो तो क्या ये वास्तव में एक दूसरे से विपरीत हैं? या फिर जब हम इसे मोड़ेंगे तो ही वे आपस में मिल पाएंगे? फिर हमारे वी कहते हैं, उन सब चीजों पे बात करना, जैसे जिन चीजों को आप मिस करते हो, या फिर अपने परेशानियों को एक दूसरे से बताना। किसी से प्यार करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उन्हें छोटी से छोटी चीजें बताओ, जैसे अपनी मॉम को फोन करके कहना, आज सुबह मैं इस समय पे उठा और एक पक्षी ने मेरे ऊपर पूप कर दिया, लेकिन गर्मी थी इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आया। उन्हें इस तरह की बातें बताना। और मुझे लगता है कि ये सब उन छोटी मोटी बातचीत से मेल खाता है जिसके बारे में वी अभी बात कर रहा था। तो वी यहाँ कहते हैं, मुझे फॉरएवर वेटिंग फॉर यू पर आपकी बातचीत बहुत ज्यादा पसंद है। तो आर्यन कहते हैं, मुझे हल्की फुल्की बातचीत और गंभीर बातचीत दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद है। तो होस्ट कहते हैं, फिर तो मुझे आप दोनों से एक बात पूछनी है। मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को नहीं कहेंगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चुप रहना बहुत ज्यादा एडवांस और मैच्योर अप्रोच है। आर्यन, बिल्कुल। क्या आपको हर एक छोटी छोटी बातें कहना जरूरी है, जैसे कि आपने अपने दांत साफ किए या खाना खाया, ऐसी छोटी छोटी बातें? लेकिन अगर आपको अपनी भावनाओं को किसी से डिटेल में बताने पे बहुत ज्यादा असहज महसूस होती है, तो हम यहाँ ओवर शेयरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है कि उन चीजों को भी अच्छे से बोला जाए, क्योंकि चुप रहना कहीं ना कहीं सोने के समान है और इसके भी 2 पहलू होते हैं।
कभी कभी चुप रहना सोने के समान होता है, तो वहीं कभी कभी चुप रहना जहर के समान होता है। तो आर्यम यहाँ कहते हैं चुप रहने से आप बीच में ही फंसे रहते हैं। हम इसे किसी मुहावरे की तरह इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं अरे बस चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। हम ऐसी बातें करते हैं, पर अगर आप इसे बहुत ही गहराई से सोचो तो अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं भी इस चीज के बारे में बहुत सोचता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं उस टाइप का पर्सन हूँ। अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ। वो मैं होऊंगा जो सबसे पहले अपनी चुप्पी को तोड़ेगा। मैं हमेशा कुछ न कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मुझे अक्सर गलत समझा जाता है और इससे मुझे कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। खासकर इससे वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं जो लोग मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज हैं। अगर आप चुप रहते हो तो इसका ये मतलब है कि एक गेम चल रही है और आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तो होस्ट कहते हैं जैसे कि मैं सिर्फ देखूंगा। आर्यम हाँ, पर मैं इस चीज को नहीं कर पाता। तो होस्ट यहाँ कहते हैं क्योंकि नामजुन के पास एक बहुत ही ज्यादा पैशनेटेड दिल है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यार और पैशन से भरा हुआ है। तो आर्यम कहते हैं आपकी प्रोसेस शायद मेरी प्रोसेस से अलग होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप इन निष्कर्ष पे इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि आप में वो दिल और ईमानदारी है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्हें ये बात प्यारी लगती है, तो क्या ये बस आपके लिए काफी नहीं है? यहाँ तक कि जब मैं हर 3 मिनट में पूछता हूँ कि आपको ठंड लग रही है, तब भी कुछ लोग इसे प्यार मानते हैं। और जब मैं किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता हूँ, तो लोग जो किसी भी सहानुभूति या किसी भी कारण से मुझे पसंद करते हैं, जब मैं किसी सच में बहुत ज्यादा बुरे वक्त से गुजरता हूँ, तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं। और यही देखकर मुझे एहसास हुआ कि जो लोग मुझे प्यार करते हैं, उनका साथ रहना ही मेरे लिए काफी है। तभी यहाँ होस्ट कहते हैं लेकिन आप शोज में जो भी कहते हैं या फिर आपके गाने में जो भी बोल हैं, मैं उन चीजों को सच में महसूस कर सकता हूँ। आर्यम आप हमेशा कुछ ऐसा छिपा हुआ खोजने की कोशिश करते रहते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, और मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आप जैसा कोई पर्सन फेमस है। तो आर्यम यहाँ होस्ट को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं लेकिन मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि एक ऐसा शो है जहां आप आकर इन सभी चीजों पे बातें कर सकते हो। ये सच में बहुत बढ़िया है। और इसके बाद यहाँ आर्यम ही खुद होस्ट से एक सवाल पूछते हैं। वैसे उन्होंने दोनों से ही ये सवाल पूछा था। आर्यम कहते हैं आपकी बातें सुनते हुए मुझे ये बात सूझी है, आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट को बड़े ही शालीनता से कैसे स्वीकार करते हो? तो होस्ट यहाँ कहते हैं ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे सच में प्रैक्टिस की जरूरत है। आर्यम जैसे कि कभी किसी ने आपको एक बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट दी, जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो और आपने कहा हाँ मैं हैंडसम हूँ, पर ये बिल्कुल भी एरोगेंट साउंड नहीं करे, बल्कि इससे तो आपकी शाइन और ज्यादा बढ़ गई। पर मैं हमेशा ऐसा होता हूँ कि अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। पर जैसे ही मैं घर पहुँचा, इस बात को सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि मैंने सिर्फ ये क्यों नहीं कह दिया ओ थैंक यू, क्या ये इतना अच्छा है तो मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा। तो क्या आपने कभी इस तरह की चीजें सोची है? आप कॉम्प्लीमेंट्स को अक्सर कैसे एक्सेप्ट करते हो? भाई हमारे आर्यम के सवाल कितने ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं। मतलब मैं तो सोच रही हूँ कि अगर आर्यम ने कभी किसी का इंटरव्यू लिया तो क्या ही गजब गजब के वो सवाल पूछेंगे। मतलब एक छोटे से सवाल को उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो होस्ट यहाँ कहते हैं मैंने 3-4 चीजें रट रखी है, जैसे कि अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं उनसे कहूँगा आपका क्या मतलब है, या फिर अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, या फिर ओह थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपका क्या मतलब है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी जाती है। तो इसे सुनकर आर्यम और वीर दोनों ही बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। और होस्ट यहाँ कहते हैं शायद मैंने आपसे भी कुछ ऐसा ही कहा था जब मैं आपसे पहली बार मिला था। मेरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जब मैं आपसे पहली बार मिला था मुझे सारी बातें याद है तब की। जब नामजुन ने मुझे पहली बार देखा था, उन्होंने कहा था ये मेरे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है, मैं सच में आपसे मिलना चाहता था और मैं इन बातों को बहुत ही लंबे वक्त से सोच रहा हूँ। तो आर्यम कहते हैं हाँ मैंने सचमुच यही कहा था। होस्ट लेकिन आपके वो शब्द मेरे द्वारा सुने गए सबसे यादगार शब्दों में से एक है। आपकी एटीट्यूड, पोस्चर, माइंड जैसी बातों को अगर अलग रख दिया जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपके जैसे किसी और पर्सन से मिल पाऊंगा, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को अनुभव किया है। तो यहाँ हमारे वी काफी लंबे वक्त के बाद अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहते हैं नामजुन के बात करने का तरीका कभी कभी वाकई सेक्सी होता है। तो आर्यम कहते हैं पर मेरी नजरों में तुम ज्यादा अट्रैक्टिव हो। वी जब आर्यम बोलता है तो वो जो वर्ड्स को चुनता है और जिस तरह से वो उसे एक्सप्लेन करता है वो थोड़ा सेक्सी होता है।
तो यहाँ आर्यन वी से कहते हैं वैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में क्या लगता है। तो वी यहाँ कहते हैं मेरे पास भी 1 2 3 शब्द है। तो ये दोनों ही पूछने लगते हैं अरे बताइए क्या है। तो वी कहते हैं अरे नहीं नहीं प्लीज रुक जाइए, इस तरह की बातें मेरे पास है। वैसे मैं थोड़े हंसी मजाक की मदद से इन सब बातों को जल्दी भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन असल बात ये है कि मुझे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। ये थोड़ा एम्बैरेसमेंट भरा है, लेकिन मैं इन सब चीजों को सुनते भी रहना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट जैसी चीजों को। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भरा है, लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन वास्तव में मैं इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर पाता। जब कोई मुझसे कहता है कि उन्हें मेरा परफॉर्मेंस पसंद आया या मुझे बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन सब चीजों को एक्सेप्ट करना चाहता था। आर्यन जैसे मुझ में अभी भी कुछ कमी है। वी हाँ आर्यन, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा ऑनर्ड की बात ये है कि मैं अपने मील बडी से पर्सनली मिल पाया। मील बडी यानी एक ऐसा फ्रेंड जिसके साथ आप खाना खाते हो। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई मूवी या ड्रामा कैरेक्टर भी हो सकता है जिसे देखते हुए आप खाना खाते हो। तो आर्यन अभी इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। घर पे अकेले पर्सन होने वाला इस एरा में खाना खाते वक्त कोई साथी होना सच में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं हमेशा घर पे अकेला ही खाता हूँ। जब मैं काम नहीं करता तो मैं घर पे अकेले ही खाना खाता हूँ। मेरे पास हमेशा खाने के वक्त कोई दोस्त नहीं होता। एनीवेज मैंने हार्डवर्क करा और इस शो में आया और मैं आपको पर्सनली देख पाया। ये मेरे लिए सच में एक बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है। यूएन में बोलना भी बहुत ही बड़ी सम्मान की बात थी, पर जब मैं बहुत ही ज्यादा अकेला था और स्ट्रगल कर रहा था तब आप मेरे लिए एक बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बनकर आए। और आप बहुत ही ज्यादा फनी भी हैं। और ये कहना बहुत ही घिसा पिटा चीज होगा कि आपने मुझे लाइफ के सारे खुशी और दुख दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमें हर तरह की अलग अलग कहानियां दिखाते हैं। तो आपको देखकर मुझे हमेशा यही लगता है कि कॉमेडी वाकई एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। मुझे ये पहले से ही पता था, लेकिन जैसा कि मैं म्यूजिक बनाता हूँ इसीलिए म्यूजिक से प्रभावित होना मेरे लिए बहुत ही आसान है। पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि कॉमेडी हर तरह की बाधाओं को तोड़ देती है। तभी होस्ट यहाँ कहते हैं 1 मिनट रुकिए सभी लोग, मुझे बस मेरी बातें ध्यान से सुनने दीजिए। मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए कुछ खास विषयों पर गाना और टॉक शो में उसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक पे मैंने ये बात पहले भी कहा है। अगर आप बीटीएस के रूप में प्रमोशन कर रहे हो तो मुझे यकीन है कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते, जिनके बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। आपको हमेशा सावधान रहना होगा। आप अपने पर्सनल लाइफ को नहीं दिखा सकते। इस बात का दबाव, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी होगी आप पर। तो आर्यन यहाँ कहते हैं खैर हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पसंद है। बेशक इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि मेरा फॉरएवर वेटिंग फॉर यू में आना। और धीरे धीरे हम भी ओल्ड होते जाएंगे और हमारे फैंस भी ओल्ड होते जाएंगे। और मुझे पता है कि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे एक मैच्योर डायरेक्शन की ओर जा रही है, पर मुझे लगता है कि हम भी धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं। और जब हम आगे जाके और ओल्ड हो जाएंगे तो मुझे पता है हम भी सारी चीजों को लेकर स्वतंत्र हो ही जाएंगे। तो होस्ट यहाँ कहते हैं मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि एक आर्टिस्ट द्वारा इस बात को कहना बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। एक इंटरव्यू में मैंने आर्यन को ये कहते हुए सुना था कि अच्छे काम करने और अच्छी चीजें बनाने के लिए आपको जीवन के प्रति वफादार होना होगा और जमकर फन भी करनी होगी। मैं भी इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत सोचता था जब मुझे इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। और मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा, जब आप लॉस एंजलिस में सॉन्ग कैंप में गए थे तब मुझे वी का वीडियो कॉल आया था और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता था। तो आर्यन यहाँ कहते हैं हाँ इसका ये पहलू भी है, ये बहुत ही खूबसूरत पक्ष है। तो मुझे सॉन्ग कैंप और वहाँ की प्रक्रिया के बारे में जानने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है। तो आर्यन यहाँ कहते हैं एनीवेज हम मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गए, इसमें हमें 2.5 साल लग गए हैं डिस्चार्ज होने में। और जैसे कि जिन और जे होप ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करा है बीटीएस को प्रमोट करने में, इन्होंने हमारे बैंड को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करा है, क्योंकि इसके बाद बचे हुए 5 मेंबर्स जून में डिस्चार्ज होने वाले थे। तो मुझे ये पता था कि हमें वापस आकर फिर से एक एल्बम रिलीज करना है और इसे बिल्कुल ही एक फुल लेंथ एल्बम होना ही होगा। हमें लोगों के काइंडनेस को फिर से रीपे करना होगा, हमें हमारे फैंस के उन काइंडनेस को फिर से रीपे करना होगा जो उन्होंने हम पे दिखाया है। तो डिस्चार्ज होने के बाद कैसा रहेगा कि हम सीधे लॉस एंजलिस जाएं और 2 महीनों के लिए एक सेशन ले। पहले तो मैं इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा अनश्योर था, पर फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो 7 सालों के बाद हम सातों फिर से एक साथ रहें, क्योंकि 2018 और 19 के बीच में हम सभी अपने
खुद के घर में चले गए थे और 7 सालों के बाद जाकर हमने एक मेंशन को रेंट पे लिया और वहाँ हम सातों साथ में रहे। और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि 7 लोगों के साथ इस तरह से रहना, स्पेशली जब आप 20 लोगों के साथ मिलिट्री में रह चुके हो, ये सच में बहुत ही अनोइंग था। पर सारी चीजें होती है जब आप एक साथ आते हो तब। और जो छोटे संघर्ष हमने करे हैं, तो मेरे पास सच में बहुत सारी यादें हैं। ये बहुत अच्छा था, एक साथ रहना सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मुझे लगता है कि आप स्केड्यूल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होंगे। हम एक हफ्ते में 6 दिन काम करते थे, पर जब आप स्टूडियो के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आती है कि एक डार्क रिकॉर्डिंग रूम होगी बेसमेंट में। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये LA था। सारी बिल्डिंग्स बाहर थी, 4-5 बिल्डिंग्स में स्टूडियोज थी। हर एक बिल्डिंग में एक अपनी अलग स्टूडियो थी और हमने इन स्टूडियोज को 2 महीनों के लिए रेंट पे रख लिया था और हम उन्हीं चारों रूम में रोटेट करते रहते थे। और ऐसा हम एक हफ्ते में 6 दिन तक करते रहते थे। हम रोज सुबह उठते थे, साथ में वर्कआउट करते थे, 1 बजे लंच करते थे और 2 बजे स्टूडियो के लिए चले जाते थे। फिर हम 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करते थे और भी अलग अलग लोगों के साथ, जैसे सॉन्ग राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, न्यू कमर्स। तो इन सारी चीजों को हफ्ते में 6 दिन तक करना, 2 महीनों तक। और हमारे पास 100 सॉन्ग्स थे, जिन्हें हमें 14 सॉन्ग्स करने थे। तो एक रात हम सभी इकट्ठे हुए, हमने ड्रिंक्स ली और बातें करी। तो वी यहाँ कहते हैं ये वो जगह थी जब मैंने पहली बार सोजू पीना शुरू करा था। और इसे सुनकर आर्यन बहुत हंसने लगते हैं। तो यहाँ होस्ट कहते हैं, लेकिन आपने जो कहा मुझे लगता है ये आर्मीज को बहुत पसंद आएगी। मुझे यकीन है कि वो पहले से ही इसे जानते हैं, लेकिन किसी भी मॉम डैड को तब सबसे ज्यादा गर्व होता है जब उनके बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए मेंबर्स को दोबारा एक साथ घुलते मिलते देखकर आर्मीज बहुत ही ज्यादा खुश हुई होंगी और इससे एक एल्बम के लिए मेरी उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आर्यन यहाँ कहते हैं, सच कहूँ तो 14 साल तक साथ में रहना बिना किसी के छोड़ के जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। इसका सच में बहुत ही ज्यादा महत्व है, लेकिन मेंबर्स बहुत ही ज्यादा दयालु भी हैं। मेंबर्स सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम आर्मीज को कुछ देने की इस इच्छा को साथ में जाहिर करते हैं, साथ में इसे साझा करते हैं। मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि हम इस रिश्ते को कायम रख रहे हैं। वी यहाँ कहते हैं, हमें काम को एक आदत बनाना था। वहाँ 2 महीनों तक लगातार रहते हुए मैं लगातार नए विचार बनाता रहा, नए धुन बनाता रहा और सॉन्ग्स के टॉपिक्स तैयार करता रहा। मैंने पहली बार उस सिस्टम को आजमाया था, इसीलिए मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और मजेदार अनुभव था। साथ ही हम लॉस एंजलिस में थे, तो इससे भी ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बन गया था। तो आर्यन यहाँ होस्ट से कहते हैं, आप तो लॉस एंजलिस गए हो, मुझे नहीं पता कि वहाँ का मौसम लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित कैसे कर सकता है, क्योंकि जब तक हम वहाँ थे उन 2 महीनों में एक बार भी बारिश नहीं हुई और न ही बादल घिरे। तो होस्ट कहते हैं, मुझे यकीन है कि ये जो शब्द है वाइब, ये सच में लॉस एंजलिस में ही बनी होगी। और वैसे क्या मौसम का आप पर बहुत असर पड़ता है? आर्यन, हाँ बहुत ज्यादा। वी कहते हैं कि मुझे लगता है कि वेदर से मेरे मूड पे असर पड़ता है। मेरे ज्यादा अच्छे दिन तब होते हैं जिस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई होती है और बहुत ही शाइनी दिन होता है। तो आर्यन यहाँ कहते हैं, कुछ लोगों को बारिश के दिन बहुत ज्यादा पसंद है। तो वी कहते हैं, हाँ मुझे भी बारिश के दिन बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे लगता है कि मुझे बारिश के दिन बहुत पसंद है। तो होस्ट यहाँ वी से पूछते हैं कि बारिश के मौसम में आपको क्या करना अच्छा लगता है? तो वी बताते हैं कि मुझे अपनी घर की खिड़की से बाहर बारिश देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बस इस तरह से बारिश को गिरते हुए देखना और साथ में थोड़ा म्यूजिक भी बज रहा हो। लेकिन आप जानते हैं, बारिश बिना संगीत के भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शांति से बैठकर बारिश के आवाज को सुनना अपने में ही एक बहुत ही अनोखा अनुभव होता है। फिर होस्ट यहाँ इन दोनों से कहते हैं, आप लोगों को याद है जब आप लोग US टूर में थे तब आप दोनों एक आर्ट म्यूजियम को देखने शिकागो गए थे? तो आर्यन यहाँ वी को याद दिलवाने लगते हैं कि तुम्हें याद है वो वक्त जब हम आर्ट म्यूजियम देखने गए थे? वो हमारा पहला आर्ट म्यूजियम था। ये शायद 2018 का वक्त था, मुझे याद है, पर ऐसा लग रहा है कि वी उसे भूल गया है। तो वी यहाँ कहते हैं, पहले मैं बहुत ज्यादा आर्ट म्यूजियम्स जाया करता था। मैं सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करता था आर्ट म्यूजियम्स को, क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज में जाते थे तो वो फेमस एग्जीबिशंस, म्यूजियम्स, और मुझे लगता था कि मैं फिर इन सब चीजों को नहीं देख पाऊंगा। तो फिर मैंने इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और मैं बहुत ज्यादा आर्ट म्यूजियम्स जाया करता था। हम 2 शोज करते थे और फिर हमें 1 दिन की छुट्टी मिलती थी। अभी तो मैं वैसे छुट्टियों को घर पे ही बिताता हूँ, पर पहले मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी।
तो मैं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं और चीजों को देखूं। तो आर्यन यहाँ कहते हैं मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे वजह से ही गया। तो होस्ट यहाँ कहते हैं मतलब नामजुन को तब जाकर ये चीजें पसंद आई थी और आपको एहसास हुआ कि ये सब आपको पसंद है। तो आर्यन यहाँ कहते हैं हाँ, उनके पास वही पेंटिंग थी, वो सारी पेंटिंग जिन्हें मैं हमेशा किताबों में देखता था और उन्हें देखकर मैं सोचता था कि इस पेंटिंग को बनाने में आर्टिस्ट को 3 साल लगे हैं। तो वी यहाँ कहते हैं हाँ, मुझे अब ये याद आ गया, ये पहली बार था जब मैंने इस पेंटिंग को इतने करीब से देखा था। आर्यन हाँ, मुझे लगता है कि वहाँ बैठकर मैं उस पेंटिंग को 30 मिनट तक देखता रहा। हम आमतौर पे किताबों में कला को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं सच में उसे देखकर हैरान रह गया था और उसे देखकर मुझे कला संग्रह से लगाव हो गया और इसका पूरा क्रेडिट वी को जाता है। मुझे लगता है कि मैं जहाँ जहाँ जा सकता था मैं वहाँ गया। अगर हम न्यूयॉर्क जाते तो मैं मोमा जाता, लॉस एंजलिस जाते तो मैं LCM में जाता और फिर कोविड आ गया और मैं कोरिया वापस आ गया। लेकिन मुझे तब एहसास हुआ कि मैं किसी भी कोरियाई आर्टिस्ट को नहीं जानता था उस समय और इस बात पे मुझे थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हुआ। मैं एक कोरियन सिंगर हूँ लेकिन मुझे कोरिया के किसी भी आर्टिस्ट के बारे में नहीं पता था, बल्कि हम अलग अलग देश के आर्टिस्ट को तो जानते थे। इसीलिए कुछ हद तक अपने रुचि के कारण और कुछ हद तक उन्हें खरीदने के लिए मैंने बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम्स का दौरा करना शुरू कर दिया और अब मैं यहाँ हूँ। मेरे पास काफी सारे कलेक्शंस हो गए हैं अब। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में शायद एक आर्ट म्यूजियम या उससे मिलती जुलती कोई चीज बनाऊंगा। और वी के पसंद को देखकर यहाँ होस्ट वी से कहते हैं प्लीज आप फ्यूचर में ना एक जैज क्लब जरूर खोलना। वी जैज क्लब, सच कहूँ तो मैं बहुत ही कम जैज बार गया हूँ, मुझे ज्यादा ऐसे किसी जगह के बारे में पता नहीं है। तो आर्यन यहाँ होस्ट से कहते हैं कि आप इसे किसी जैज क्लब में जरूर लेकर जाना। तो होस्ट कहते हैं मुझे एक ही जैज बार के बारे में पता है और वो है टॉर्बो का गाना अ जैज बार। और इसे सुनकर आर्यन बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही वी कहते हैं जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पेज को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो जैज बार में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उन्हें देखता हूँ, मुझे अकेले में उन्हें देखना अच्छा लगता है। तो आर्यन यहाँ कहते हैं मुझे सिर्फ ला ला लैंड के बारे में पता है। तो होस्ट यहाँ कहते हैं कि वी को जो जैज म्यूजिक पसंद है उसे शेयर करना और फैंस को ये दिखाना कि उन्हें क्या अच्छा लगता है ठीक वैसा ही है जैसे हमने पहले बात की थी। उन सभी छोटी छोटी बातों को शेयर करना, ये सुनने में थोड़ा घिसा पिटा लग सकता है लेकिन ये आपके फैंस को दिए जाने वाला सबसे बड़ा प्यार है। दुनिया की सबसे अच्छी चीजों को देखना और अपनी भावनाओं को शेयर करना ही वास्तव में इंसान का सबसे बड़ा रूप है। तो आर्यन यहाँ कहते हैं ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं सोच रहा था कहीं मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा ये मेरे ही डिजायर है, साथ ही इस दुनिया के प्रति प्यार करने का मेरा एक तरीका है। तो इनमें ऐसे ही बातें हो रही थी और तभी इनका ऑर्डर भी आ जाता है। होस्ट ने पहले ही खाने का ऑर्डर कर रखा था, तो होस्ट फिर यहाँ सारे खाने को निकालते हैं और हमारे वी यहाँ कहते हैं सच कहूँ तो ये हमारा पहला YouTube शूट है। हमारे सारे मेंबर्स में से हम पहले मेंबर हैं जिन्होंने YouTube शूट करा है और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसा कि खाना तो यहाँ है तो चलिए हम खाते हैं और बातें करते हैं। तो आर्यन यहाँ कहते हैं पर ये तो यूनिवर्स के रूल के खिलाफ है। वी सच में क्या? तो होस्ट कहते हैं लेकिन रूल्स तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। वी बिल्कुल। और फिर खाते हुए वी कहते हैं क्या हम एक सॉन्ग रिकमेंड करें फिर? होस्ट ये तो अच्छा रहेगा, इसे देखने का भी अपना एक अलग ही भाव होता है और सुनने का भी अपना एक अलग ही भाव होता है। तो आप ओवर द रेनबो को YouTube पे देख सकते हो। ये कीथ जारेट की सॉन्ग है और जब इन्होंने टोक्यो में अपना कॉन्सर्ट करा था उन्होंने तब भी ओवर द रेनबो गाया था और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने सेम सेट लिस्ट को हर एक कॉन्सर्ट में रखने के लिए। और ये समय को पियानो के कीज की टेक्निक के साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर लेते हैं, हर एक इमोशन को वो बहुत ही अच्छे से मैच करते हैं और इन्हें सुनना सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील करवाता है। तो होस्ट कहते हैं मुझे इस तरह की चीज़ें सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही वी यहाँ एक और सॉन्ग रिकमेंड करते हुए कहते हैं ये सॉन्ग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आई लव म्यूजिक। ये थोड़ा लंबा सॉन्ग है, ये 7 मिनट का सॉन्ग है, पर जैसा कि हम लोग आजकल एक शॉर्ट फॉर्म में जीते हैं, हमें छोटी छोटी चीजें ही देखना अच्छा लगता है। आजकल जो सॉन्ग्स बनते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, पर इन सब के बीच में मुझे लंबे सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में हमारे आर्यन ने बहुत ही ज़्यादा डीप बातें की हैं और
इस कन्वर्सेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे आर्यन की जो पर्सनालिटी है वो सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। वो एक अलग ही नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं और वो हमेशा ही किसी नई चीज की खोज में लगे रहते हैं। किसी चीज को जानने की इच्छा उनमें बहुत ही ज्यादा है और इस बातचीत के थ्रू हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही इन्होंने बहुत ही अच्छी टॉपिक्स चुनी थी बात करने के लिए। कुछ चीजें भी रिवील हुई यहाँ पे इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कि ये दोनों बचपन में कैसे थे। ये सच में एक बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन थी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।